नमस्कार, मैं बालाजी और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 3 लेकर के मैं उपस्थित हूं। और सवाल है यहाँ पर कि निम्न में किसका अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक अधिक होता है। मैंने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। अपवर्तनांक का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अधिक होता है और इसका हम पूरा इतिहास टटोल देंगे एक ही बार में, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि हवा का अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपका पानी है और ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पर कांच है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भाई साहब कोई नहीं, ठीक है। मतलब कि पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसमें से किसका अधिक है या किसका कम है। तो पहले तो ये समझते हैं एक क्वेश्चंस और उसके साथ शुरू हो जाता है हमारा पूरा कहानी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस लिखे और निकल गए और आंसर ऐसा ना हुआ किसका अपवर्तनांक अधिक है और ऐसे मार करके निकल गया अगले क्वेश्चंस की ओर। ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरा इसका जो है एक डिटेलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अपवर्तनांक का मतलब होता क्या है, ठीक है। एडिटर थोड़ा इसमें ये रख दीजिएगा। सबसे पहले ये समझेंगे कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से सूचित करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब कि वैक्यूम में स्पीड की लाइट और जिस मीडियम का आप क्या करना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, उस मीडियम का हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट उसमें लिख देंगे कि स्पीड ऑफ माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर है कि माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब मीडियम में जो है लाइट की स्पीड। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, मतलब हवा का जो है अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लगभग हवा में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब भाई साहब कहाँ लिखे, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं कि Na निकाल रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या कैसे निकलेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम और हवा में भी लगभग इतना ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हुआ आपका Na, मतलब हवा में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुआ। तो इसका तो भाई 1 हुआ। फिर अगर बात करेंगे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो अगर वाटर का चलेंगे हम लोग तो फिर से यही 3 × 10⁻NW मतलब वाटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको जब आप पूरा ऐसे करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो NW 1.33 आएगा। फिर जाकर के बात कर लेते हैं ग्लास का। तो भाई साहब अगर हम लोग करते हैं बात ग्लास का, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाबू इसका जो स्पीड है लाइट का ग्लास में जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और जब आप इसको निकालते हैं तो ये 2 आता है। तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसका, ग्लास का। अब आप बोलेंगे कि एग्जाम में ये करने के लिए क्या हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वैसी बात नहीं है। एग्जाम में आपको करने के लिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि मैं जब एक क्वेश्चन लिखूंगा तो उसका पूरा इतिहास टटोलने की कोशिश करूंगा ताकि उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आपको सब बन जाए। हाँ, तो सवाल है कि कैसे पता करेंगे। देखिएगा, जो मीडियम जितना ही डेंस होता है, मतलब सघन होता है, मतलब उसका पार्टिकल ज्यादा क्लोज होते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अब आप ये समझ जाइए कि ग्लास का जो है जो बनावट होता है वो वाटर की अपेक्षा में क्या होता है, ज्यादा क्लोज होता है, मतलब उसके पार्टिकल ज्यादा क्लोज होते हैं। और वाटर भैया का क्या होता है जी, तो एयर से ज्यादा क्लोज होता है। तो जिसके जो है ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स होंगे, जो मीडियम ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा सघन होगा,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा इसमें एक और सवाल हम लोग ऐड करेंगे और वो सवाल क्या है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम यहाँ पर दिया रहेगा। अब जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपको कुछ मीडियम दिए हैं, मीडियम मतलब कि माध्यम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे माध्यम ए है, बी है, सी है, डी है, और उनके यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब कि अपवर्तनांक जो है वो कितना है, इसका 2 है, इसका 1.33 है, इसका मान लेते हैं कि 2.4 है, और इसका 1.5 हम लोग क्या करते हैं जी, मान लेते हैं। अच्छा, पिछले वाले में थोड़ा गलत हो गया, जो हम लोगों ने यहाँ पर जो ग्लास का जो निकाले थे एनजी, सुधार लीजिएगा थोड़ा पिछले वाले में। तो वहां पर जब मैंने लिखा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वहां पर ये 1.5 होता। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ लेगा कि कोई मीडियम ए है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, बी है तो 1.33 है, सी है तो 2.4 है, और डी है तो 1.5 है। किसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, किसमें ज्यादा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे कम होगी। याद रखिएगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिसमें भाई साहब कहां पर है तुम, यहां पर, तो इसमें जो है ना सबसे अधिक होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो भाई साहब सबसे तेज किसमें चलेगा, इसमें, इसके बाद किसमें चलेगा, इसमें, और इसके बाद इसमें, और सबसे लास्ट में ये इसमें चलेगा, ठीक है ना। तो ये ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, हाँ, इसमें बोलता है यहाँ पर अगला सवाल जो है कि आपके पास ना दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक एक सवाल लिखेंगे ताकि बड़ा बड़ा आप लोगों को दिखे। अवतल क्या बात करता है, दर्पण के बारे में। भाई साहब लाइट से पूरा क्वेश्चंस दबा करके आ रहा है ना। तो अवतल दर्पण के बारे में आपसे बोलता है। तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, क्लियर है। फिर जाकर के हमको क्या पता है कि यहाँ पर जो है हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये रहा हमारे पास अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूरा कॉनकेव लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर कहने का मतलब कि हमारे पास है उत्तल दर्पण, और यहाँ पर है हमारा क्या जी, समतल दर्पण। ये बार बार हर पार्ट में हम आप लोगों को समझाते आ रहे हैं। फिर जाकर के बात करते हैं हम लोग किसका, कॉन्वेक्स लेंस की, कि भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर क्या है आपका कॉनकेव लेंस है। तो ये है आपका कॉनकेव लेंस, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस, और ये वाला हो गया आपका अवतल लेंस। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ सबका फोकल लेंथ का क्या जानते हो, माने फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है तो इसका फोकस इस तरफ बनता है, तो इसका फोकस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है। फंस गए ना फिर हमें, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। जो बोले हाँ बता रहे हैं सब ठीक है भाई साहब, लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लेन मिरर की बात करेंगे कि प्लेन मिरर का जो है फोकस क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अनंत होता है, इनफाइनिट होता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करते हैं तो इसकी फोकस क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाती है। कॉनकेव मिरर हो माने अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। प्लेन मिरर का इनफाइनिट होगा। चलिए इतना तो हम लोग डिस्कशन कर लिए, इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले सवाल की ओर। एक एक सवाल इसलिए लिखना पड़ रहा है थोड़ा कि आपको बड़ा बड़ा दिखे।
तो अगला सवाल हमारे पास है, वो क्या हो सकता है भाई साहब? तो अगला सवाल है हमारे पास, ये है सवाल कि प्रिज्म के ही बारे में एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग कि प्रिज्म के जो है कितने सतह होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रिज्म के कितने सतह हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है, प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। मैंने पार्ट 2 में भी आपको बता रखा था, ये पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग ये सवाल क्या डाले आज यहाँ पर। तो अब देख लीजिएगा, थोड़ा न्यूमेरिकल बेसिस सवालों को हम लोग आज करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बेसिस सवाल करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल बेसिस सवाल को करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, जैसे पहले नंबर पर ये सवाल दे रहे हैं हम आपको। ये हमारे पास एक प्रतिरोधक है ये रहा, उसको मैंने सेल से जोड़ दिया। ये इसी पॉजिटिव और ये क्या रहा, नेगेटिव। अब देखिए इसमें से सवाल कैसे कैसे आएंगे। पहला नंबर सवाल है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 15 ओम का एक रेसिस्टेंस का एक क्या है, रेसिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोधक है। और इसको भाई साहब जोड़ा गया है कितना से, 10 वोल्ट के बैटरी से। और आपसे पूछ रहा है कि मान लो यहाँ पर हमने ए मीटर यहाँ पर लगा रखे हैं, तो इसमें करंट कितना आएगा। बहुत आसान है, सिंस एज वी नो दैट कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई I होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होने वाला है, V अपॉन R होने वाला है। एक एक क्वेश्चंस करेंगे, देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा। पूरा न्यूमेरिकल बेस कर देते हैं, मन किया तो चलिए न्यूमेरिकल की ओर निकल पड़ते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। बहुत बच्चों का ये शिकायत भी आ रहा था कि आप न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, बस ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं, जितना भी होगा उतना न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो V बाई R होगा, V की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है। और ये रहा भाई साहब हमारे पास 15, और ये चीज जो आने वाली है एम्पियर में आने वाली है। तो ये रहा हमारा 10 बाई 5, तो ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड नंबर, एक और सवाल हम लोग इसमें क्या करते हैं, चिपका डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि होता क्या है कभी कभी कि अब यहाँ पर आपको वोल्टेज दे दिया है 0.5 भी, और यहाँ पर आपको कह रहा है करंट जो है वो है 0.2 दे रहा है एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है कि R निकालिए। अब ये बोलेगा ऊपर ही तो है कि रेसिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी है, रेसिस्टेंस फाइंड करनी है। V दे रहा है 0.5 वोल्ट और I दे रहा है 0.2 एम्पियर। R बराबर बाई ओम्स लॉ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 बाई 0.2 एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका 5/2 ओम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ये कर लिया। अब थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस में बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिसिटी से ही है। जैसे ये दूसरा नंबर, ये सवाल क्या है हमारे पास, बोल रहा है कि एक कुलम्ब आवेश में, ठीक है ना, एक कुलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब। क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE, जहां पर Q हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, 1 कूलम्ब, और ये आपका N निकालना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो N लिख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देते हैं, अभी N लिख देते हैं। और E जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब एग्जैक्टली आपको N की ही वैल्यू निकालनी है। तो 1 कूलम्ब, ये थोड़ा 2 जैसा दिख रहा है हम लोग को, तो ये कितना हो जाएगा 1 कूलम्ब बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे कि आखिरकार माफ कीजिएगा, यहाँ पर 18 है।
अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि आपने 1 इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन क्यों किया। अब भाई साहब कल अगर पूछ दे 2 कूलम में कितना होगा, कल पूछ दे 3 कूलम में कितना होगा, फिर कल पूछ दे कि 100 कूलम में कितना होगा, तो आपको जब एग्जैक्टली पता है कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर आपका कितना रहा है 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो 2 कूलम बोलेगा तो आप क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। 3 कूलम बोलेगा तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। और 100 कूलम बोलेगा तो समझ ही रहे हो क्या करोगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने वाले कुछ फॉर्मूलों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए भाई साहब, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, धीरे धीरे बने रहिए। जैसे जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर चिपका रहा हूँ। अब थर्ड नंबर सवाल था ये। अब आपसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। क्या करना है, इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है फिगर में। और चलो बिटवीन ए से लेकर के बी के बीच में, माने ए से लेकर के बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने हैं। फिगर देखते रहेगा, मजा आने वाला है यहाँ से। तो इससे पहले कि हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में कुछ निकालना सीखें, चलिए क्वेश्चंस पर ही चलते हैं। तो भाई साहब ये रहा, फिर ये रहा और ये रहा, बहुत हल्का हो गया ये तो, 3 ओम 4 ओम और ये रहा 6 ओम, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब आप देखिए ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या करते हैं, जेन्युइन एल्जेब्रिक सम करा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 ओम 4 ओम और ये रहा 6 ओम, तो ये रहा हमारा 13 ओम। बहुत आसान था सर, बहुत आसान था। तो यहाँ पर ये ए नंबर और ये रहा बी नंबर। अब चलो आसान था तो ये बताओ, आसान था तो ये बताओ आप लोग। तो ये बताना है आप लोगों को, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 4 ओम, फिर यहाँ पर 4 ओम और ये 4 ओम। अब आपको ए से लेकर के बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको R1 मानो, R2 मानो, इसको R3 मान लो, और ये 1/ फिर उतना ही है। तो टोटल जो है 3/4 ओम हुआ। ओनली अगर Rp की वैल्यू निकालनी है तो 4/3 ओम हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन को इसी में चलते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के फिगराइज कर रहे हैं और आपको ए से लेकर के बी तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। सी नंबर पर चलते हैं। तो देखिए जैसे कि, हाँ भाई साहब सी नंबर तो थोड़ा घुमाते हैं। अब जैसे कि ये रहा हमारे पास, ये रहा सर, आप ऐसे कर लेते हैं, बचपन में ना टेढ़ा मेरा लाइन खींचने की आदत पड़ गई थी। अब यहाँ पर देख रहे थे ये आपका ए हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। ये आपका 6 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये आपका, चलो इसको 2 ओम कर देते हैं, और ये है 4 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये लाइन जाकर के बट जा रही है, लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं बट रही है, मतलब जो करंट है नहीं बटेगा। जहाँ करंट बटता है वहां पर पैरेलल लगाते हैं, जहां पर करंट सीधे निकलता है, जैसे इसमें मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन गया तो पहले इससे गुजरेगा और फिर 10 इलेक्ट्रॉन इससे गुजरेगा। तो जिसमें करंट सेम जाता है उसको सीरीज में जोड़ते हैं, जहां पर करंट बट जाता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पहले भाई साहब ऊपर वाले को क्या करेंगे, हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आर एस सीरीज में, ठीक है ना। तो ये एल्जेब्रिक सम आर एस बराबर 2 ओम 4 ओम और ये क्या हो जाता है हमारे पास 6 ओम। अब फिगर कैसा बनेगा हमारे पास, अब फिगर कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहां पर फिगर बदल गया, ऊपर वाला हो गया आपका 6 ओम और नीचे वाला भी 6 ओम। और आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि अब इसको पैरेलल में कैसे जोड़ा जाएगा। अब इसको आप पैरेलल में जोड़ लीजिए भाई साहब। तो देखिए, अच्छा पैरेलल में जोड़ने के लिए कंडीशन बता दे रहे हैं, जैसे कहां पर बताएं, हाँ यहां पर बता दे रहे हैं। देखिए
मान लीजिए कि आपको दो रेजिस्टर्स दिए गए हैं और उनके जो रेजिस्टेंस है ना स्टूडेंट, वो कितना है, एक R1 है और एक क्या है यहाँ पर R2 है, और आपको निकालना है RP। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार 1/R1 1/R2, फिर एलसीएम लोगे नीचे तो R1 इंटू R2, और फिर इसको ऐड करोगे तो R1 प्लस R2, और अभी तो चल रहा है क्या 1/RP, और ओनली अगर RP की बात करोगे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 ओनली फॉर द टू रेसिस्टेंस। अगर दो रेसिस्टेंस आपको यहां पर दिया हुआ है और वो क्या में जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है आपको बताइए किसमें, पैरेलल में। और जब भाई साहब पैरेलल में जोड़ा गया है तो ऊपर गुना कर दो, नीचे जोड़ दो। तो मैं इस चीज को यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं कि RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, और ये रहा हमारा स्पेस। चलिए, तो यहां पर भी देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो क्या करेंगे, RP इज इक्वल टू 6 इंटू 6 और 6 प्लस 6, दिख रहा है डिटेल यहां तक। तो ये हो जाएगा आपका 36/12 ओम, मतलब कि 3 ओम। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को और इंप्रूव करते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहले इसको करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा इसका इसको करेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा और बनाते हैं यहां पर। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके के सवाल दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के सवाल में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बढ़ ही रहे हैं। लो इसको ऐसे कर दिया और इसको क्या कर रहे हैं हम भी। तो जैसे ये मान लीजिए कि एक बाई इतना ज्यादा नहीं करेंगे, ये तो तार ही खराब कर दिए। तो और ये रहा, चलिए ये है आपका 2, ये है 3, ये है 5 और ये है 6। अब क्या करना है, यहां पर A है और यहां पर B है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले ऊपर वाले को सीरीज में जोड़िए, जोड़ लिए, नीचे वाले को सीरीज में जोड़िए, जोड़ लिए। कैसे जोड़ लिए, एकदम करके दिखाना पड़ता है ना जी, गजब हाल है। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 ओम, और ये कितना हो जाएगा 11 ओम, और ये होगा आपका AB। फिर ऊपर वाला कंडीशन आसान कर दी है। अब हमारे पास जो RP आएगा वो कितना हो जाएगा 5 गुने 11 और 11 प्लस 5, यहां पर कितना हो जाएगा 55/16 ओम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें यहां पर आ जाइए। अब कुछ सवाल इस तरीके से है, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, दो ही करते हैं भाई साहब। इसमें कोई बच्चा पूछेगा कितना बार ऐसे ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिएगा ये 6 ओम है, ये आपका 2 ओम है, और फिर भाई साहब यहां पर भी ये 2 ओम है। तो ये है A है, ये B है। पहले इन दोनों को ऐड करो, मतलब जो भी है करना है करो। तो यहां पर हो जाएगा 6 ओम, और इन दोनों को क्या किए हम लोगों ने भाई साहब कि RP इज इक्वल टू ऊपर गुना नीचे जोड़। तो ये हो गया हमारा 6/5 ओम। तो अब ये आ गया किसमें 6 भाई साहब कहां लिखे 6/5 ओम। तो ये हो गया हमारा, यहां पर क्या कर रहे हैं A है और यहां पर B है, और यहां पर 3 नहीं था, यहां पर 2 था। तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2, मतलब आ गया कितना 1। लो और आसान हो गया भाई साहब, A से लेकर के B के बीच में अब सीरीज में लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 7 ओम। ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलते हैं। चलिए, तो ये तो था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस नंबर 4 में ये वाला बना करके रखेंगे, ये रहो, ये से ऐसे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये वाला बना करके रखेंगे, ये रहा ऐसे है, ठीक है। ये सब 3 3 है, याद रखना 3 3 3 है, और ये भी 3 है। A से लेकर के B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि यहां पर आ जाते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, तभी तो रात को जलाइएगा इसको। आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया गया है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव है, स्विच भी दे दिया, पूरा तार वगैरह सब दे दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो है मैं लिख रहा हूं, इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, पहले तो भाई साहब इसको हम लोग जोड़ते हैं 10 वोल्ट के बैटरी से, एज्यूम कर लीजिए 10 वोल्ट के बैटरी से। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। अच्छा, पहला नंबर इसको कितना वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है, 10 वोल्ट के सेल से। अब देखो कितने क्वेश्चंस निकलेंगे। पहला नंबर आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि सर्किट का जो है करंट कितना है, मतलब कि भाई साहब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, पता है ना। सेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, ओ भैया I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 10/2, 10/2 एम्पियर में, तो कितना हो जाएगा जी 5 एम्पियर। तो चलो अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि करंट कितना हो गया हमारे पास 5 एम्पियर। अच्छा, फिर मेरा ये तो हो गया ना, R निकल गया, V निकल गया, I निकल गया। अगर मैं थर्ड नंबर आपसे पूछ, सेकंड नंबर मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि इसका पावर कितना है, पावर बता दीजिए इसका भाई साहब। तो पावर हो जाएगा इसका P बराबर, आप VI करा लीजिए, पता है ना आपको, पावर इसका VI करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, V हमारे पास 10 है और ये कितना है 5 है, और ये हो जाएगा W 50W। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप कभी कभी किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पर ये देखते होंगे कि लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट। ये चीज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो 220 वोल्ट और 100 वाट का अर्थ क्या होता है, कहने का मतलब कि जब आप उस बल्ब को 220 वोल्ट से ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा उसको, तो हर सेकेंड 100 जूल एनर्जी क्या करेगा जी, वो हर सेकेंड जो है 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंज्यूम की बात हो गई, देखो कंज्यूम वाला भी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक चल रहा है सब। अब चलिए कंज्यूम वाला क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे एकदम ऐसे रफली समझेंगे इसको। मान लीजिए कि कोई घर है, और भाई साहब कोई घर है, और इसमें उसमें क्या है कि 30 वाट के जो हैं 10 बल्ब्स 30 वाट के 10 बल्ब हैं, 150 वाट के 2 मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज बोलते हैं ना शायद इसको, रेफ्री, चलो भाई कुछ ही मान लो टीवी ही है, ठीक है। तो ये 30 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन कितना घंटा चलते हैं जी, 20 घंटा चलते हैं। और 150 वाट के जो 2 टीवी है वो प्रतिदिन 4 घंटा चलता है। याद रखिएगा, इसको ऐसे समझो, 30 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 20 घंटा, और 150 वाट के 2 टीवी प्रतिदिन जो है वो कितना घंटा चलता है, 4 घंटा चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मई का इलेक्ट्रिक बिल बताओ, ठीक है। मई का इलेक्ट्रिक बिल आपको क्या करना है, निकालना है। और भी आप एप्लीकेशंस इसमें जोड़ सकते हैं। तो मई का आपको इलेक्ट्रिक बिल क्या करना है, निकालना है। और जबकि 1 यूनिट का जो खर्च है वो कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 7 रुपया है, ठीक है ना। 1 यूनिट का जो खर्च है वो 7 रुपया है। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे और आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव, तो आप देखो कि एक दिन में टोटल कितना कंज्यूम हो रहा है, तो केवल बल्ब के द्वारा देखेंगे। तो 30 वाट के कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, प्रतिदिन कितना घंटा चलता है, 20 घंटा। तो ये हो गया आपका WH, मतलब 30 WH। टोटल कितना कंज्यूम किया, तो 3 दूनी का 6, तो ये 6 पर 1 2 3 सही है, 6000 वाट आवर कंज्यूम किया। अब यहां पर बात करेंगे कि कितना है हमारे पास, 150 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन कितना घंटा चलते हैं, 4 घंटे, WH।
तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 15 8 120, सही बात है। और 120 पर क्या कर दिए, 0 कर दिए, तो ये हो गया WH। तो एक दिन में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई, 6000 था और यहाँ पर 1200 था, तो कितना हो गया जी भाई साहब, तो 6200 7200 वाट आवर, सही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो 7200 वाट आवर एक दिन में कंज्यूम किया। पूरा देखो मई में टोटल कितना दिन होता है, 31 होता है या क्या लीटर, ये बोलेगा दिन भूल गए, क्या कीजिएगा, अब पढ़ाते रहे ना तो कुछ भी भूल सकते हैं, पढ़ाई नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सर मेरे सारे रिलेशन छूट गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सफलता पाना है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कि भाई रिलेशन छोड़ेंगे तभी जो है क्या हो पाएगा, पढ़ाई लिखाई हो पाएगा। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने तैयारी में लगे हुए हैं और वो उसी तैयारी को के कारण जो है क्या होता है कि बहुत लोगों से क्या करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, तो जिसके कारण ये समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। सफलता आने के बाद आप उन लोगों के पास जरूर जाइएगा, ये भी मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए, तो मई महीने में एक दिन में आपने कितना कंज्यूम कर लिया, 7200 वाट आवर, ठीक है एडिटर, सही है। तो टोटल 31 डे है ना क्या बात है, तो टोटल 31 डेज है, तो टोटल 31 डेज में आप कितना कंज्यूम करोगे, तो टोटल कंजप्शन आपका हो जाएगा कितना, 7200 इंटू 31, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, वाट आवर में। अब आप जब इसको यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, और जब आपको खर्चा निकालना हो तो क्या करना, यहाँ पर इसमें ला करके 7 से गुना कर देना। आप नादान नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, कैलकुलेशंस को, आपका खर्चा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें लो भाई साहब, ये तो गई, ठीक है, आप कर लेना, इतना तो हमने कर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा सवाल, पावर ऑफ लेंस से